नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सत्ता की शुरुआत में सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। सबसे पहले आपको महाराष्ट्र में बगावत वाले एपिसोड में असली नकली का खेल दिखाएंगे। अजीत पवार ने सहानुभूति की जो कोशिश की थी वो उसको हम महायुति कह सकते हैं, और महायुति की नई गेंद शरद पवार के पाले में उन्होंने फेंकी। पवार का अगला कदम क्या होगा? महाराष्ट्र में पवार और पावर वाले संकट पर सबसे पावरफुल कुंजी इसके लिए हमने तैयार किए। फिर बिहार लेकर चलेंगे, जहां महाराष्ट्र वाला खेला ट्रेंड कर रहा है। बीजेपी ने कहा है कि अब भगदड़ नीतीश की जेडीयू में होगी। जेडीयू ने जवाब दिया है, लगता है बीजेपी के नेता महागठबंधन में आने वाले हैं। वैसे इसकी इनसाइड स्टोरी आपको बेहद चौंका देगी। अब से कुछ देर बाद दुनिया की सबसे पावरफुल वीडियो कॉल होने वाली है। प्रधानमंत्री के साथ पुतिन और जिनपिंग जैसे राष्ट्राध्यक्ष एससीओ समिट में बात करने वाले। लेकिन इस बैठक से अमेरिका टेंशन में क्यों है, यह भी जरूर देखिएगा। इसके बाद ऐसे परफ्यूम की बात जिसका स्प्रे बटन दबाने पर धमाका होता है। आजकल कश्मीर में आतंकी इसी मॉड्यूल को फॉलो कर रहे हैं। इस पर एक चौंकाने वाला खुलासा आपके लिए। और एक बार फिर किसी चुनाव से पहले बंगाल द बर्निंग बंगाल बन चुका है। पश्चिम बंगाल के कई इलाके फिर हिंसा की आग में जल उठे हैं। 2 और लोगों की मौत हुई है। इस तरह बंगाल में हिंसा से मौत का आंकड़ा अब तक 15 पहुंच चुका है। चुनाव 8 जुलाई को है, यानी बंगाल में बड़ा बवाल बाकी है। दिल्ली को राजस्थान हरियाणा से जोड़ने वाले आरआरटीएस ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए फंड ना होने की दलील दिल्ली सरकार के लिए मुश्किल बन गई है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था फंड की कमी है। जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2 हफ्ते में बताएं पिछले 3 साल में विज्ञापनों पर कितना खर्च किया। गुरुग्राम के हुड्डा सिटी सेंटर का नाम बदलने वाला है। अब इसका नया नाम मिलेनियम सिटी सेंटर होगा। डीएमआरसी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है और बताया है कि नाम बदलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो राजनीति के घुमावदार मोड़ में फिल्मों की तरह वो बिल्कुल होते हैं। इसलिए सत्ता की आज की जो सबसे बड़ी कुंजी है उसकी शुरुआत फिल्मी ही है। आज महाराष्ट्र की राजनीति में बगावत वाली कहानी को 2 फिल्मी पोस्टरों के जरिए देखा और परिभाषित किया जा सकता है। पहला है चाचा भतीजा और दूसरा है असली नकली। चाचा शरद पवार और भतीजा अजीत पवार दोनों अपना अपना सियासी दम दिखा रहे हैं। भतीजे की बगावत के बाद इनके बीच असली नकली की लड़ाई चल रही है। अजीत पवार ये साबित करने में जुटे हैं कि असली एनसीपी अब उनकी मुट्ठी में है, जबकि शरद पवार ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि नक्कलों से सावधान रहिए। भतीजे की पार्टी नकली है, अब भी असली एनसीपी वही है। जिसकी बात का वजन ज्यादा है, इसके लिए राजनीतिक रस्साकशी लगातार जारी है। आज महाराष्ट्र की बगावत का जो अपडेट है उसे 5 बिंदुओं में हम समेट देते हैं। पहला, शरद पवार ने अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे को पार्टी से निकाल दिया। दूसरा, अजीत पवार ने जयंत पाटिल को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा दिया। तीसरा, अजीत पवार समेत 9 विधायकों को अयोग्य करार देने के लिए एनसीपी अनुशासन समिति का प्रस्ताव पारित कर स्पीकर से इसकी मांग की गई। चौथा, अजित पवार ने नए गठबंधन का ऐलान किया, शिवसेना और बीजेपी के साथ बनाई महायुति। पांचवां, जितेंद्र आव्हाड को विधानसभा में विपक्ष का नेता बनाने पर एनसीपी कांग्रेस में मतभेद। महाराष्ट्र विधानसभा में कांग्रेस और एनसीपी का मतभेद भी अब सामने आ गया है, जब अजित पवार के जाने के बाद जितेंद्र आव्हाड को विधानसभा में विपक्ष का नेता बना दिया गया। वैसे सियासी बिजलियां गिराने वाले बगावत के मॉनसून ने महाराष्ट्र से बिहार तक दस्तक दी है। पिछले 24 घंटे से पूरे देश की नजर महाराष्ट्र में हर पर बदल रही सियासी हलचल पर है। वहां की राजनीति में जो बाढ़ आई है उसमें शरद पवार की एनसीपी भंवर में फंस गई है, या ये भी कह सकते हैं कि सिर्फ कुछ घंटों में घड़ी के चुनाव चिन्ह वाली पार्टी का टाइम बदल गया है। पर बात सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं है, बगावत की बाढ़ बिहार में भी अपना असर दिखा सकती है। इस वक्त एक बड़ा सवाल यह भी कि क्या महाविकास अघाड़ी की तरह बिहार में महागठबंधन पर भी बगावती बिजलियां गिरने वाली हैं। बिहार में बीजेपी के कई नेताओं की ओर से दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भी टूटने वाली है। इतना ही नहीं, बीजेपी के नेताओं ने नीतीश के कई विधायकों के अपने संपर्क में होने का भी दावा किया है। बीजेपी के दावे में कितना दम है यह कहा नहीं जा सकता, लेकिन बगावत के मॉनसून का कुछ पता नहीं। न जाने किस राजनीतिक घर और घराने पर किस पल बिजलियां गिरा दें। आज हम सत्ता में ऐसे तमाम दावों, तमाम बदलते और बिगड़ते समीकरणों का विश्लेषण कर रहे हैं और इस पूरे घटनाक्रम को इतिहास के लेंस से भी देख रहे हैं।
महाराष्ट्र में बगावत वाली तीखी मिर्ची अभी शरद पवार ने चखी है, जबकि इससे पहले इसी मिर्ची की वजह से उद्धव ठाकरे का सियासी जायका भी बिगड़ चुका है। मतलब महाराष्ट्र में बगावत वाला ये दूसरा और लेटेस्ट एपिसोड है। इसलिए आज हम आपको बताएंगे बगावत वाली इस रेसिपी को तैयार कैसे किया जाता है और इनके लिए सत्ता के स्वादानुसार किन किन चीजों की जरूरत होती है। इस रेसिपी को तैयार करने के लिए सबसे पहले पार्टी के हरे भरे बाग से ज्यादा विधायक तोड़े जाते हैं, फिर गुपचुप तरीके से डील होती है, लेकिन यह ध्यान रखा जाता है कि इसकी खुशबू प्रतिद्वंदियों तक बिल्कुल भी ना पहुंचे। इस डील के बाद बागी अपनी पार्टी के मुखिया को ऐसे तेवर दिखाते हैं जिससे उन्हें जोर की मिर्ची लगे। फिर बागियों को अचानक ऐसे मलाईदार पद की शपथ दिलाई जाती है जिसमें भर भर कर सत्ता की मिठास होती है। पार्टी से आने वाले नेताओं को यह घुट्टी भी पिलाई जाती है कि जब वो अपनी पार्टी को तोड़कर आए तो नाम और निशान साथ लाना बिल्कुल भी ना भूलें। और जब ये सब कुछ सियासत की आंच में अच्छी तरीके से पका लिया जाता है तो उन्हें यह बताया जाता है कि अब पार्टी आपकी है सदा के लिए और सत्ता की साइड चेयर पर बैठकर आप पार्टी करिए। हालांकि सियासत में वक्त का पता नहीं होता, वो अचानक बदल जाता है। अगले साल लोकसभा चुनाव है। अगले ही साल लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में विधानसभा का भी चुनाव होगा। लिहाजा इस बगावत के मायने कई हैं, संदेश कई हैं, लेकिन सबसे बड़ा खेल नंबर का है। जिस पार्टी के पास ज्यादा विधायक हैं या फिर जिस गुट के पास ज्यादा विधायक हैं वही इस सियासी महाभारत का विजेता होगा। जैसा कि हमने महाराष्ट्र में ही उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की लड़ाई में देखा था। जहां तक बात इस वक्त एनसीपी में शरद पवार और अजीत पवार गुट की बात की है, तो इस बगावत के 24 घंटे बाद भी नंबर को लेकर घनघोर कंफ्यूजन है। यह क्लियरिटी नहीं हो पाई कि किस गुट के पास कितने विधायक हैं, कौन चाचा के साथ है, कौन भतीजे के साथ। अगर महाराष्ट्र विधानसभा में एनसीपी की स्थिति देखेंगे तो इस टूट से पहले एनसीपी के कुल 54 विधायक थे। सूत्रों की माने तो अजीत पवार की ओर से कहा जा रहा है कि उनके पास कुल 36 विधायकों की लिस्ट है। टीवी9 भारतवर्ष को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक अजीत पवार गुट ने यह लिस्ट विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर को सौंप दी है। इस लिहाज से देखें तो बाकी 18 विधायक ऐसे हैं जो शरद पवार के साथ हो सकते हैं। वहीं अजीत पवार गुट की ओर से यह भी कहा जा रहा है कि कुछ विधायक विदेश दौरे पर हैं और वो भी अजीत पवार के साथ ही हैं। अब महाराष्ट्र में अगली लड़ाई इसी लेवल की है, क्योंकि अब बात पार्टी के नाम की है, पार्टी के कमान की है, पार्टी के चुनाव चिन्ह पर कब्जे की है। जैसा कि उद्धव ठाकरे के साथ भी हुआ था, कुल 57 में से 40 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ चले गए थे। उसके बाद विधानसभा में नंबर गेम से लेकर कोर्ट रूम में दलीलों और बहसों तक हर जगह शिंदे गुट ने उद्धव ठाकरे गुट को चारों खाने चित कर दिया था। फिलहाल एनसीपी के साथ ऐसा होगा या नहीं, ये वक्त बताएगा, क्योंकि शरद पवार बाजी को पलटने में माहिर माने जाते हैं। वहीं शरद पवार और अजीत पवार गुट के दावों के बीच एक ट्वीट वायरल हो रहा है। कल अजीत पवार के साथ राजभवन में पहुंचने वाले सांसद अमोल कोले ने यू टर्न ले लिया है। आज अमोल कोले ने ट्वीट करके कहा कि मैं साहेब यानी शरद पवार के साथ हूं। मतलब ये कि पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि शरद पवार फुल एक्शन में है। आज उन्होंने जो विधायक उनके रुके हुए हैं और जो गए हैं सबका नाम लेते हुए न सिर्फ हुंकार भरी बल्कि ये भी कहा कि धोखा देने वालों को बाजू में कर फिर महाराष्ट्र में घूमूंगा। याची अखंड काळजी घ्यायची। आज प्रवासाचे चलन आपल्याकडे नाही आहे। चव्हाणसाहेब आज नसले तर त्यांनी दिलेला विचार हा तुमच्या माझ्या अंतःकरणात आहे। केला आणि त्या युवा शक्तीच्या माध्यमातून महाराष्ट्र प्रगतीच्या रस्त्याने कसं नेता येईल। मुझे खास एक्सपीरियंस ऐसे चीज़ों के बारे में 2-3 बार हुआ है।
और मुझे खुशी इतनी है कि जब ऐसी स्थिति का सामना करने की स्थिति मुझ पर आ गई, चुनाव होने के बाद लोगों ने मेरी जो नीति थी उसका समर्थन दे दिया। इसलिए मेरी हालत हुई थी, मगर मुझे कोई चिंता नहीं थी। मैंने पूरा महाराष्ट्र घुमा कर लोगों को मिलकर एक अलग माहौल पैदा किया, और जब चुनाव हुआ तब जो हमारी स्ट्रेंथ थी वो रही, सब लोग चुनकर आ गए, और जब छोड़कर गए इनमें से 3 या 4 छोड़कर बाकी सब डिफीट हो गए। इसके कितने गए, कौन गए, इसकी जांच मैं कभी करता नहीं हूँ। जो मेरी आज की जो शुरुआत है, ये शुरुआत आगे का रिजल्ट ठीक आएगा इसके लिए है। तो शरद पवार के ये तेवर और उनके बयान संकेत दे रहे हैं कि 82 साल की उम्र होने के बावजूद सियासत की रेस में पवार आज भी पूरी पावर के साथ दौड़ रहे हैं। आज हमने शरद पवार पर न्यूज़ मित्रों के लिए एक ऐसी पावरफुल कुंजी तैयार की है जिसे देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि आखिर पवार है क्या चीज़। शरद पवार जो सोचते हैं, जो कहते हैं और जो करते हैं, वो तीनों बातें बिल्कुल अलग अलग होती हैं। इसलिए पवार ने अपने भतीजे की बगावत वाले इस एपिसोड में क्या करेंगे वो सिर्फ पवार ही जानते हैं। हालांकि बगावत शरद पवार के लिए कोई नई बात नहीं है। ये वो शरद पवार है जो आज से 45 साल पहले बड़ी बगावत कर भी चुके हैं और बगावत झेल भी चुके हैं। यानी आप कह सकते हैं कि बगावत के विषय में शरद पवार ने PhD कर रखी है। सबसे पहले हम शरद पवार की बगावत वाली वो कुंजी खोलते हैं जो 45 साल पहले हुई थी, और उसके डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर और एक्टर तीनों शरद पवार ही थे। वो साल था 1978 का, जब शरद पवार ने महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री वसंत दादा पाटिल से बगावत की थी। तब शरद पवार महाराष्ट्र में कांग्रेस से बगावत करके 40 विधायकों को लेकर अलग हो गए थे, और पवार की इसी बगावत की वजह से महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार गिर गई थी। 18 जुलाई 1978 को प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक फ्रंट बनाकर शरद पवार महाराष्ट्र के सीएम बने, जो सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री थे। तब उनकी उम्र सिर्फ 38 साल थी, और अब पवार वैसी ही बगावत का सामना कर रहे हैं। बस ट्विस्ट ये है कि इस बार ये बगावत उनके अपने परिवार में हुई है। हालांकि ऐसा भी नहीं कि ये सब कुछ पवार के साथ पहली बार हुआ है। नवंबर 2019 में अजित पवार ने अचानक से बागी तेवर दिखाते हुए फडणवीस के साथ बेहद गुपचुप तरीके से सरकार बना ली थी। तब शरद पवार ने घड़ी की ऐसी चाबी घुमाई थी कि देखते ही देखते जितने विधायक उन्हें छोड़कर अजित पवार के साथ गए थे वो सब वापस लौट आए। यहां तक कि खुद अजित पवार भी जिस रास्ते गए थे उसी रास्ते चाचा पवार के पास वापस उनको लौटना पड़ा था। आज भले ही ये दावा किया जा रहा हो कि अजित पवार की बगावत के बाद मौजूदा वक्त में शरद पवार के साथ एनसीपी के बड़े जनाधार वाले नेता नहीं है, लेकिन जिस व्यक्ति को भारतीय राजनीति की मास्टर की कहा जाता है, जिसने अपने राजनीतिक कौशल से शिवसेना और कांग्रेस जैसे दो ध्रुवों को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया, वो पवार ज्यादा दिनों तक खामोश रहेंगे ऐसा लगता नहीं है। पवार का ट्रैक रिकॉर्ड भी यही कहता है कि पवार हर मुश्किल घड़ी में वापसी करने में उस्ताद हैं। इसकी पहली मिसाल तब देखने को मिली जब 80 के दशक में पवार ने संजय गांधी के साथ काम करने का इंदिरा गांधी का ऑफर ठुकरा दिया था। तब इंदिरा गांधी ने पवार से कहा था कि वो अपने राजनीतिक गुरु यशवंतराव चव्हाण के बजाय संजय गांधी के नेतृत्व में काम करें। पवार ने इसके लिए मना किया। इंदिरा गांधी से ऐसा कहने का साहस उस जमाने में कम लोगों के पास था। इसके बाद 40 साल के पवार ने कई बड़े सियासी तूफान भी झेले, लेकिन टस से मस नहीं हुए। आज 10 जून 1999 वाले शरद पवार की बात करना भी बेहद जरूरी है, जब विदेशी मूल के मुद्दे पर कांग्रेस को छोड़कर उन्हें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी का गठन करना पड़ा। 1999 में एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरने के बाद सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाए जाने की आवाज उठने लगी, तो वो शरद पवार ही थे जिन्होंने तारिक अनवर और पीए संगमा के साथ मिलकर सोनिया गांधी के विदेशी मूल के होने का मुद्दा उठाया था
और फिर ये बगावत इतनी बढ़ गई कि 59 साल के पवार ने नए राजनीतिक दल की नींव रख दी, जिसका नाम था एनसीपी। ऐसे ही साल 2004 में भी पवार ने यह साबित किया कि वो कितने जीवट छवि और हौसलों वाले नेता हैं। 2004 में लोकसभा चुनाव के दौरान पवार का एक इमरजेंसी ऑपरेशन होना था, लेकिन उससे पहले उन्होंने पुणे में एक रैली को संबोधित किया और ऐलान किया कि उन्हें यहां से सीधे अस्पताल जाना है। इसी के कुछ वक्त बाद पता चला कि पवार को कैंसर है। डॉक्टरों ने यहां तक कह दिया था कि उनके पास सिर्फ 6 महीने का वक्त है। तब 63 साल के पवार यूपीए सरकार में कृषि मंत्री थे। वो सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक मंत्रालय संभालते थे, फिर कीमोथेरेपी कराते थे। इस तरीके से पवार ने न सिर्फ कैंसर की जंग जीती, बल्कि 19 साल बाद भी सियासत में एक्टिव हैं। आज भी सियासत में शरद पवार की 19 नवंबर 2019 की उन तस्वीरों की मिसाल दी जाती है जब सतारा में एक रैली के दौरान उन्होंने मूसलाधार बारिश में खड़े होकर बिना रुके अपना भाषण दिया था। 78 साल के पवार की यह तस्वीर गेम चेंजर भी साबित हुई और 2014 के लोकसभा चुनाव में 41 सीटें जीतने वाली एनसीपी 2019 में 53 सीटों पर पहुंच गई। पवार का 2019 का एक और किस्सा आज भी याद किया जाता है, जब महाराष्ट्र में 2019 के विधानसभा चुनाव करीब आ रहे थे। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाले में शरद पवार और अजित पवार के खिलाफ ईडी ने 24 सितंबर को एफआईआर दर्ज की थी, जबकि 21 अक्टूबर को विधानसभा के वोट डाले जाने थे। तब शरद पवार ने जो किया उसने हर किसी को हैरान कर दिया। पवार ने खुद ऐलान कर दिया कि वो खुद मुंबई में ईडी के दफ्तर जाएंगे। इससे महाराष्ट्र की राजनीति का सियासी तापमान इतना ज्यादा बढ़ गया था कि ईडी को खुद पवार को ईमेल करके ये कहना पड़ा था कि उन्हें ईडी दफ्तर आने की जरूरत नहीं है। यानी शरद पवार ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने कभी हार मानना नहीं सीखा। मौजूदा वक्त में जो विपक्ष मोदी हराओ योजना पर काम कर रहा है, शरद पवार उसके बहुत बड़े की फैक्टर हैं। हम आपको महाराष्ट्र की द बगावत फाइल्स की एक और इनसाइड स्टोरी भी बता देते हैं। यह स्टोरी बीजेपी के उस मिशन से जुड़ी हुई है जिसे आप मिशन 41 कह सकते हैं। दरअसल यूपी के बाद महाराष्ट्र में लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं और बीजेपी की नजर इन्हीं सीटों पर है। माना जा रहा है कि इसी वजह से बीजेपी ने अजित पवार को सत्ता की नाव पर सवार किया है। कुछ राजनीतिक विश्लेषक इस बात का भी दावा कर रहे हैं कि एकनाथ शिंदे के साथ आने के बावजूद भी बीजेपी को पिछले कुछ चुनावों में महाराष्ट्र के अंदर हार झेलनी पड़ी है। ऐसे में अजित पवार बीजेपी के लिए अपनी सियासी धार को तेज करने का अहम हथियार हो सकते हैं। इसलिए आज हमने महाराष्ट्र के पिछले कुछ चुनाव की परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी निकाली है। इसी साल फरवरी में हुए एमएलसी चुनाव में बीजेपी को नागपुर, औरंगाबाद और अमरावती की सीट पर हार का सामना करना पड़ा था, जबकि पुणे का कस्बापेट बीजेपी के लिए सबसे पावरफुल सीट थी। बावजूद इसके वहां हुए उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार चुनकर आया। यानी बीजेपी को महाराष्ट्र के पिछले कुछ चुनाव में बड़े झटके लगे हैं। हालांकि पिछले साल महाराष्ट्र में हुए ग्राम पंचायत चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई और दिलचस्प बात यह है कि इस चुनाव में एनसीपी को दूसरी सबसे ज्यादा सीटों पर जीत मिली, जबकि शिंदे की सेना कांग्रेस से भी पीछे रही। माना जा रहा है कि इसलिए बीजेपी को लगा कि अगर एनसीपी भी उसके साथ आ जाए तो लोकसभा चुनाव की ज्यादा से ज्यादा सीटों पर उसे बड़ी लीड मिल सकती है। हालांकि अजित पवार भले ही अपने दम पर चुनाव को मोड़ने की ताकत ना रखते हों, लेकिन अगर बीजेपी, शिंदे और अजित पवार तीनों मिल जाएं तो ये लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बड़ी ताकत बन सकते हैं। को कुछ मालूम नहीं था। पवार साहब को सभी ने बताया था साहब हम नहीं करेंगे। अगर वो 40 साल पुराना बच्चा बाप को आके कहता है कि मैं नहीं करने वाला हूँ, तो बाप उस पर भरोसा क्यों नहीं दिखाएगा? ये तो बच्चे को शर्म लगनी चाहिए कि 80 साल के बाप को मैं झूठ बोल के काम किया। We have gone ahead and formed a government with Eknath Shinde, Devendra Fadnavis, and as NCP we are the NCP, and that is what we are doing. कल जो हुआ है शपथ ग्रहण, उसके बाद मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बदलने जा रहा है। एकनाथ शिंदे के साथ जो 16 विधायक है वो जल्दी ही डिस्क्वालीफाई किए जाएंगे। संजय राउत ने पहले शिवसेना की पूरी वाट लगा दी, बेचारों को कहाँ थे और कहाँ पे लाके छोड़ दे। इसका एक ही कारण है, वो है संजय राउत। बच्चे कुचे राष्ट्रवादी शरद पवार भी उनका सुनते गए,
तो उनकी भी कितनी वाट लगी। आज राष्ट्रवादी की हालत शिवसेना जैसी हो गई है। जिनके ऊपर ये भ्रष्ट है करके बार बार ये बोलते थे, उन्हीं के साथ इन्होंने आज सरकार बनाई है। सरकार में आने के बाद ये सारे के सारे जो उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप किए थे, सारे लोग जो है वो क्लीन हो गए। भारतीय जनता पार्टी समझ गई है कि इनकी ये दो पहिए वाली जो सरकार थी विफल है। तीसरे पहिए को भी जोड़ा है। वो तीसरा पहिया भी मैं कहूँगी 0 + 0 + 0 = 0 ही होने वाला है। वो खुद का भवितव्य का सोच बोलना, हमारी सरकार का भवितव्य के बारे में मत सोच। हमारा सरकार मजबूत, 24 तक चुनाव होने तक हमारा सरकार रहेगा, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री रहेगा। अब पवार साहब को फैसला करना है कि जो एनसीपी अभी उनके साथ जितने एमएलएज हैं उनके बारे में उनको तय करना है कि वैसे भी गठबंधन तो जारी है, हमारा उसमें कोई बदलाव नहीं है। अब वो क्या चाहते हैं उनको फैसला करना है। अदावत, बगावत, दल बदल, उलटफेर, ये ऐसे शब्द हैं जो सत्ता की लड़ाई में हमेशा से इस्तेमाल होते रहे। पिछले कुछ वर्षों में देश की राजनीति पर गौर करें तो आप ये भी देखेंगे कि कई ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो बगावत की खतरनाक लहरों में फंस गईं और उनके सामने अस्तित्व का संकट मंडराने लगा। बीते 1 वर्ष की घटनाओं में एक साथ अगर हम रखकर देखें, हमने बगावत की जो रेसिपी आपको शुरुआत में बताई, उसके साथ इस ट्रेंड को भी देख सकते हैं। महाराष्ट्र में आपने देखा उद्धव ठाकरे की शिवसेना के विधायक गए, पार्टी गई, चुनाव चिन्ह भी हाथ से धोना पड़ा। एनसीपी भी बगावत की मारक लहरों का सामना कर रही है। अजीत पवार के साथ कई विधायक जा चुके हैं, कई के जाने का दावा किया जा रहा है। फिलहाल नंबर की लड़ाई चल रही है। शरद पवार पार्टी और चुनाव चिन्ह बचाने की जंग लड़ रहे हैं। और तीसरी पार्टी जिस पर अब सबका स्कैनर घूम गया है वो है बिहार की जेडीयू, यानी नीतीश कुमार की पार्टी, जिस पर कई सनसनीखेज दावे किए जा रहे हैं। बिहार में भी महाराष्ट्र की तरह बगावत का मॉनसून असर दिखाएगा या कुछ और खेल हो जाएगा, इस पर हमारी नजर रहेगी। बिहार की राजनीति में आ रहे तूफान को कुछ सेकंड की रील में देख लीजिए। बड़ी संख्या में लोग हम लोगों के भी संपर्क में हैं, लेकिन अब किसको लेंगे नहीं लेंगे, लेना कि नहीं लेना, बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करता है। लेकिन कुल मिलाकर एक अस्थिरता का माहौल है, एक जनता दल युग के अंदर एक उदासी है, लोगों का अपना भविष्य अंधकार में दिखाई पड़ रहा है। उनको लग रहा है कि नीतीश कुमार के बाद क्या होगा। बिहार में भी की बात तो छोड़ दीजिए, मोदी जी, सुशील मोदी जी मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखते रहते हैं और वो फिर मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे हैं। देखिए, कोई सीरियस आदमी अगर कोई बोले तो उसका सीरियस जवाब दिया जाता है। इलेक्शन क्या बिहार में भी होगा? निश्चित होगा, यहाँ भी होगा, कुछ दिन के अंदर आप देख लीजिए। कैसे ये दावा कर रहे हैं? इसलिए कि नीतीश कुमार जी भोज के आगू कोहड़ा रोप रहे हैं। पहले 5 वर्ष में, 4 वर्ष में विधायकों से, मंत्रियों से और एमएलए से मिलने का इनको मौका नहीं था और आज सबसे एक मिल रहे हैं। बिहार में ऐसा बिहार में यदि जनता नीतीश कुमार के खिलाफ हो गई तो स्वाभाविक है यहाँ के विधायकों को, सांसदों को डर लगता होगा कि जीत कर कैसे आएंगे, तो स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसमें कहाँ मत अपने को संभाल करके वो रखें। अगर अपने को संभाल के नहीं रखेंगे, कहीं दूसरे के घर में ताक झाँक करते रह जाएंगे, दूसरे घर से कुछ निकलेगा नहीं, इसी ताक झाँक में कहीं उनके घर से कहीं खिड़की से न निकल करके कुछ लोग इधर उधर हो जाए। भविष्य को लेकर चिंता है उनके पार्टी के विधायकों में, नेताओं में, उनके सांसदों में। परिणाम स्वरूप कई और दूसरे दलों के संपर्क में, मेरे खुद के संपर्क में भाई, और आप लोगों से छुपा नहीं है, आप लोग भी जानते हैं कि कौन कौन से विधायक, कौन कौन से सांसद हमारे संपर्क में हो। तो महाराष्ट्र में सियासी खेल पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने भी आज तंज किया
मौका था नीतीश कुमार की जीवनी पर लिखी पुस्तक के लोकार्पण का। इस मौके पर लालू प्रसाद यादव ने कहा कि आज देश टूट रहा है, लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। लोकतंत्र में एमएलए को खरीदने से बड़ा भ्रष्टाचार क्या हो सकता है। हम एकजुट होकर लोकतंत्र को बचाएंगे, संविधान को बचाएंगे। आरक्षण पर खतरा पैदा कर रहा है नरेंद्र मोदी। भ्रष्टाचार की बात करता है। इससे बढ़ के बड़ा भ्रष्टाचारी कौन हो सकता है। अदानी से लेकर के सब लोग आप जानते होंगे। और एमएलए लोगों को खरीदना ये आम बात हो गई है। दिल्ली के बाद वहाँ महाराष्ट्र के बाद देखा हमने कि अब बिहार पर वादी है। बिहार पर वादी मैंने बिहार को अब हम लोग तोड़ेंगे। बिहार उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाता है, तुम क्या छोड़ोगे बिहार को। वैसे अपडेट ये भी है कि आज ही सीबीआई ने बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, लालू यादव और राबड़ी देवी के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। नौकरी के बदले जमीन घोटाले में लालू परिवार के खिलाफ ये चार्जशीट दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की गई। बिहार में यह घोटाला 14 साल पहले का है। देश की सत्ता में बगावत वाली दरार कई बार देखने को मिली। अब हम आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलते हैं। लेकिन कुछ ऐसी राजनीतिक घटनाएं हैं जब बगावत करने वालों को उतना सियासी फायदा नहीं मिला। ये जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु तक देखने को मिला है। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की पार्टी की नेशनल कॉन्फ्रेंस की। जुलाई 1984 में फारूक अब्दुल्ला के ब्रदर इन लॉ गुलाम मोहम्मद शाह ने जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तोड़कर नेशनल कॉन्फ्रेंस खालिदा बनाई थी। गुलाम मोहम्मद शाह के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ गठबंधन भी हुआ था, लेकिन इस बगावत का ज्यादा असर नहीं हुआ। कुछ ऐसी ही स्थिति तमिलनाडु में देखने को मिली थी जब ससुर की पार्टी पर दामाद ने कब्जा कर लिया था। एनटी रामाराव साल 1995 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। इसी दौरान उनके दामाद चंद्रबाबू नायडू ने बगावत कर दी। नायडू का कई विधायकों ने साथ दिया और रामाराव की सीएम वाली कुर्सी चली गई। इसके कुछ ही समय बाद जनवरी 1996 में रामाराव का निधन हो गया। एनटीआर के निधन के बाद चंद्रबाबू नायडू का सरकार से लेकर संगठन तक पर कब्जा हो गया। उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला जब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से उनके चाचा शिवपाल यादव अलग हो गए थे। नाराज होकर 29 अगस्त 2018 में समाजवादी सेकुलर मोर्चा बनाया था। चाचा शिवपाल सिंह यादव को उनकी पार्टी का नया नाम अक्टूबर 2018 में मिला था। हालांकि ये बगावत ज्यादा असरदार नहीं रही। 8 दिसंबर 2022 को प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया का समाजवादी पार्टी में विलय कर दिया गया। और सत्ता में अब एक हैरान और परेशान करने वाली खबर। जरा सोचिए, आप परफ्यूम की एक बोतल से स्प्रे करने के लिए बटन दबाएं और बम ब्लास्ट हो जाए। परफ्यूम वाली ये खतरनाक साजिश जो जम्मू कश्मीर में रची जा रही है, इसके सबूत पहले जम्मू में मिले थे, अब कश्मीर में भी ऐसा ही खुलासा हुआ है। कश्मीर के बटमालू में खूंखार आतंकी संगठन लश्कर का सहयोगी परफ्यूम आईडी के साथ गिरफ्तार किया गया है। इस आतंकी का नाम है यासिर अहमद इट्टू, जिसे बटमालू स्टैंड से 4 परफ्यूम आईडी के साथ गिरफ्तार किया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। इस परफ्यूम आईडी के साथ दूसरी गिरफ्तारी होना चिंता का विषय है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आतंकी अब किसी भी तरीके के हमले करने की फिराक में है। वो अपनी साजिश को एक नया रूप देना चाहते हैं और यही वजह है कि अब वो परफ्यूम आईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे पहले 2 फरवरी 2023 में भी जम्मू के नरवाल इलाके से परफ्यूम आईडी के साथ लश्कर हैंडलर के संपर्क में रहने वाले आरिफ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। आरिफ ने 20 जनवरी को नरवाल में 2 ब्लास्ट किए थे और 2 फरवरी को पुलिस ने एक परफ्यूम आईडी के साथ उसे पकड़ा था। ये वो एक्सप्लोजिव है जो रिकवर किया गया है। ये परफ्यूम आईडी है जो बरामद किया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। वो परफ्यूम आईडी बॉटल परफ्यूम की दिखती है और अगर गलती से आपने परफ्यूम के स्प्रे के माफक उसको दबा दिया, जब खोल दिया तो आईडी फट जाएगी और जिसके हाथ में आईडी होगी उसका मौके पर ही नुकसान हो जाएगा।
कम से कम इसका जितना तो है कि अगर इंसान उठा के इसको एक बार थोड़ा सा प्रेस कर देगा, जब खोलने की ऊपर डांट को कोशिश करेगा, इट विल गो ऑफ और जो आदमी हैंडल कर रहा होगा उसको तो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। और अब आपको बताते हैं कि परफ्यूम बम होता क्या है और कैसे काम करता है। इसका पूरा नाम है परफ्यूम इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस। ये धमाका करने के लिए नए नए हथकंडे जो आतंकवादी अपनाते हैं उसमें से एक नतीजा है परफ्यूम आईडी। इसे तैयार करने के लिए वो परफ्यूम की बोतल का इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर धमाका करने वाले एक्सप्लोसिव डिवाइस को भरते हैं। परफ्यूम आईडी धमाका करने वाली एक्सप्लोसिव डिवाइस को ऐसे फिट किया जाता है कि बोतल ढक्कन दबाते या खोलते ही डिवाइस एक्टिव हो जाए और धमाका हो जाए। दूर तक इस धमाके का असर होता है। पास मौजूद लोगों के चीथड़े उड़ जाते हैं। बाहर से परफ्यूम की बोतल दिखने के कारण किसी को शक भी नहीं होता। सिर्फ बोतल को देखकर यह बताना मुश्किल है कि यह सिर्फ एक परफ्यूम है या फिर परफ्यूम बम। आतंकी इसी बात का फायदा उठाते हैं। और अब बात हिंदुस्तान की इंटरनेशनल सत्ता की, जो मंगलवार को एक नया माइलस्टोन छूने वाली है, जिसका नाम है SCO यानी शंघाई शिखर सम्मेलन। भारत कल से इसी शंघाई शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है और इसी समिट में कल दुनिया की सबसे पावरफुल वीडियो कॉल होने वाली है, जिसमें कूटनीति के बॉस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन होंगे, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग होंगे। लेकिन इस वीडियो कॉल में पाकिस्तान जैसे मुल्क के प्रधानमंत्री भी होंगे, जिनका एजेंडा चीन की हाँ में हाँ मिलाने का होगा, प्रोपेगेंडा फैलाने का होगा और हो सकता है कि इस वीडियो कॉल में भी वो अपने देश की कंगाली का दुखड़ा भी रो दें। खैर, जब बात ताकतवर देशों की हो तो पाकिस्तान जैसे देशों की बात करना जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए हम बात चीन जैसे उन देशों की करते हैं जो अपने खास एजेंडे के साथ कल इस वीडियो कॉल में शामिल होंगे। इसीलिए हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि शंघाई शिखर सम्मेलन में कल होने वाली दुनिया की सबसे पावरफुल वीडियो कॉल क्यों अहम है, जिसमें भारत, रूस और चीन के साथ 8 देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जब इस वीडियो कॉल पर आएंगे, जो उनका एंटी अमेरिकी एजेंडा हुआ, वो इस बात की पूरी कोशिश करेंगे कि अमेरिका के खिलाफ ऐसा माहौल तैयार कर सकें जिससे जिनपिंग के महाशक्ति बनने वाले सपने में कांटे थोड़े कम हो जाए। हालांकि इसे आप जिनपिंग के हसीन सपने भी कह सकते हैं, जो पूरे नहीं होंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भी बाइडेन के साथ 36 का आंकड़ा है, इसलिए पुतिन का एजेंडा भी एंटी अमेरिका ही होगा। लेकिन साथ ही साथ वो भारत से अपनी दोस्ती और मजबूत करने की कोशिश करेंगे। इसका एक डेमो अभी हाल ही में आपने देखा है, जब पुतिन ने पीएम मोदी और मेक इन इंडिया की तारीफ की थी। इसी तरह इस वीडियो कॉल में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी आएंगे, लेकिन इनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं है, क्योंकि इस बात की पूरी संभावना है कि हमेशा की तरह पाकिस्तान वही पुराना राग लेकर बैठ जाए। इसके अलावा पाकिस्तान के पीएम के पास जिनपिंग की हाँ में हाँ मिलाने वाला जरूरी काम भी होगा। लेकिन एक बार फिर पूरी दुनिया की नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर होगी, क्योंकि भारत की कूटनीति हमेशा शांति, संतुलन और विकास वाली रही है और कल इस वीडियो कॉल के दौरान भी पूरी दुनिया इस बात की गवाह बनेगी। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जो आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली की आप सरकार को फटकार मिली है। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम में दिल्ली सरकार के योगदान को लेकर जारी सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार के पास विज्ञापनों के लिए पैसा है, लेकिन RRTS प्रोजेक्ट के लिए पैसा नहीं है। दरअसल दिल्ली सरकार की ओर से कहा गया कि बजट की परेशानी के चलते वो इस प्रोजेक्ट के लिए पैसा खर्च नहीं कर सकते। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से 2 हफ्ते के भीतर 3 वर्षों में विज्ञापन पर किए गए खर्च का ब्यौरा मांगा है। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जो आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली की आप सरकार को फटकार मिली है। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम में दिल्ली सरकार के योगदान को लेकर जारी सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार के पास विज्ञापनों के लिए पैसा है, लेकिन RRTS प्रोजेक्ट के लिए पैसा नहीं है। दरअसल दिल्ली सरकार की ओर से कहा गया कि बजट की परेशानी के चलते वो इस प्रोजेक्ट के लिए पैसा खर्च नहीं कर सकते। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से 2 हफ्ते के भीतर 3 वर्षों में विज्ञापन पर किए गए खर्च का ब्यौरा मांगा है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया की याचिका खारिज करते हुए कड़ी टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कहा कि आरोप बेहद गंभीर हैं और लगता है कि आबकारी नीति बनाने में गहरी साजिश रची गई। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि सार्वजनिक धन के भारी नुकसान जैसा मामला लगता है। कोर्ट की टिप्पणी में यह भी कहा गया कि ऐसा लगता है कि आबकारी नीति बनाने में कुछ बाहरी कारक भी शामिल थे।
और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया की याचिका खारिज करते हुए कड़ी टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कहा कि आरोप बेहद गंभीर हैं और लगता है कि आबकारी नीति बनाने में गहरी साजिश रची गई। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि सार्वजनिक धन के भारी नुकसान जैसा मामला लगता है। कोर्ट की टिप्पणी में यह भी कहा गया कि ऐसा लगता है कि आबकारी नीति बनाने में कुछ बाहरी कारक भी शामिल थे। तो देखिए, तो सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया, लेकिन अपने सभी न्यूज़ मित्रों से हमारी वही न्यूज़ रिक्वेस्ट है कि सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप ज़रूर करें।